हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में, हमारा डिस्कशन चल रहा था। और प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है उसका वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा था प्लेन टेबल सर्विंग में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो उन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आज भी हमारा डिस्कशन उस पर चलेगा, और उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर भी हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उन सभी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सभी फटाफट इस चैनल पर आ जाओगे और जल्दी से इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को आपने प्रेस कर दिया होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, इसी के साथ अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन चल रहा था इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लेन टेबल सर्विंग, है ना। हम बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में। इंस्ट्रूमेंट used in instrument used in plane table surveying, used in plane table surveying ना। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, जैसे कि आपने जो है प्लेन टेबल के का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया था, ट्राइपॉड का डिस्क्रिप्शन दे दिया था आपको। ठीक है, स्प्लिट लेवल क्या होता है, एलिडेट क्या होते हैं, ठीक है। और जो है ड्राइंग शीट। तो अभी कुछ डिस्क्रिप्शन बाकी हैं। जो हमारा नेक्स्ट आता है डियर, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि हमारा यू फॉर्क या प्लम्बिंग फॉर्क है ना। यू फॉर्क जिसे बोलते हैं डियर, या एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लम्बिंग फॉर्क ना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क भी इसे बोला जाता है। तो ये क्या होता है डियर, इसको मैं बता दूं आपको। देखिए, यू फॉर्क या प्लम्बिंग फॉर्क एक्चुअली एक धातु का, मेटल का, दो इक्वल आर्म्स का मेंबर ऑफ ए मेटेलिक मेंबर, ठीक है ना। एक मेटेलिक मेंबर ऑफ टू इक्वल आर्म्स, ठीक है ना। दो इक्वल आर्म्स का होता है ये। डिजाइंड इन यू शेप, डिजाइंड इन यू शेप में, यू शेप में डिजाइंड होता है डियर। ठीक है, इन जनरली यू शेप्ड, इन जनरली यू शेप में डियर ये डिजाइंड होता है, यू शेप, इसीलिए इसको डियर यू फॉर्क बोलते हैं। ठीक है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि यू फॉर्क इसे क्यों बोला जाता है। अभी इसका क्या यूज है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्चुअली में क्या है ना, कि जैसे जो आपका प्लेन टेबल है, ये भाई आपका प्लेन टेबल हो गया, ठीक है। अब ये प्लेन टेबल का ट्राइपॉड जो है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये अपने हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड में जो है सेट कर लिया किसी स्टेशन पर, ए स्टेशन पर। अब यहाँ पर जो पॉइंट, जो हमने ड्राइंग शीट सेट किया यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमने ड्राइंग शीट सेट किया, उसके बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन भी तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या है कि जैसे जो पॉइंट हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, जो पॉइंट हमने ड्राइंग शीट पर जो पॉइंट लिया है, अब ये ग्राउंड स्टेशन पर पैग हमने लगा रखा है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेशन पर पैग लगा रखा है हम लोगों ने, ग्राउंड स्टेशन पॉइंट पर इस स्टेशन को मार्क किया इस पैग से। अब इसी स्टेशन पैग को ड्राइंग शीट पर ए पॉइंट से मार्क करना है, ठीक है, इसी पर सेट करना है। तो हमारा ये एक सीध में होना चाहिए ना, मान लिया यहाँ पर, ठीक है, मान लिया यहाँ पर जो है ये एक सीध में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये एक सीध में होना चाहिए। अब ये पॉइंट ए मान लिया हम लोगों ने, क्या मान लिया, पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट ए मार्क हो गया। तो इसी चीज को, इसी स्टेशन पॉइंट जो कि ग्राउंड पर इसकी पोजीशन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट है, और ऑन द ड्राइंग शीट हम इसको स्मॉल ए पॉइंट से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसी चीज को सेटअप करने के लिए, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यू फॉर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? यू फॉर की। तो यू फॉर क्या होता है? बेसिकली एक यू शेप का, डियर आपको मैं बता दूं, इस तरह से यू शेप का जो है, ठीक है, यू शेप का ये जो है एक मेंबर होता है, टू इक्वल आर्म्स का होता है डियर, ठीक है, टू इक्वल आर्म्स का होता है। और इसके एक एंड पर, ये एंड जो, एक एंड इसका शार्प देख रहे होंगे आप, और दूसरा एंड आपका जो है क्या नाम है, उस तरह से देख रहे हैं,
प्रॉपर शेप में, ठीक है। और इसमें एक जो है हुक ऐसे बना होता है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, प्लम बॉब लटकाने की व्यवस्था होती है हमारे पास, साहुल लटकाने की व्यवस्था, ठीक है। ये देखिए मैंने साहुल इसमें प्लम बॉब सस्पेंड कर दिया। तो यही चीज क्या करते हैं कि एक एक ये जो शार्प एज वाला एंड है, शार्प एज, ठीक है, ये शार्प एज वाला जो एंड आप देख रहे हैं डियर, ठीक है, ये शार्प एज जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमने डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया है, इसकी स्टेशन स्थित पॉइंट की स्थिति स्मॉल ए के रूप में इससे टच कराते हैं। और ये जो दूसरा आर्म है इसको इस प्लेन टेबल के नीचे रखते हैं, ठीक है ना, इसको इस प्लेन टेबल के नीचे रखते हैं। नीचे रखते हुए इसके सेंटरिंग पॉइंट से ट्राइपॉड की लेग्स के बीचों में से इसको जो है यहाँ सस्पेंड करते हैं और इसमें से प्लम बॉब हम लोग सस्पेंड कर देते हैं। वो प्लम बॉब आकर यहाँ स्टेशन पेग पर लाई करता है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी मदद से जो है ओवरऑल ये पॉइंट जो है इनको हम एक अलाइन करते हैं, एक लाइन में करते हैं। ये काम हमें इसके लिए हमें U4 की जरूरत पड़ती है। तो ग्राउंड स्टेशन पॉइंट के पॉइंट को ड्राइंग शीट पर ट्रांसमिट करने में या ड्राइंग शीट के पॉइंट को ग्राउंड पर ट्रांसमिट करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, U4 या प्लम्बिंग फॉर्क बोलते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है डियर, ठीक है। तो इसे जो है हम लोग U4 या प्लम्बिंग फॉर्क कहते हैं। अब इसके लिए हमें ये भी करना पड़ सकता है भाई कि ट्राइपॉड के लेग्स हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। अब इसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूं तो और आपको एक क्लियर हो जाएगा। मेटालिक आर्म्स होती हैं और 2 इक्वल आर्म्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? 2 इक्वल आर्म्स होते हैं। तो U4 की अगर मैं बात करूं डियर, तो U4 क्या है डियर, बेसिकली U4 विद प्लम बॉब। अब उसमें देखा आप, मैंने प्लम बॉब सस्पेंड किया था डियर, तो आपने देखा होगा तो प्लम बॉब उसमें भी अटैच रहता है, ठीक है। आप अलग से भी उसमें जो हुक बना था उसमें आप सस्पेंड कर सकते हैं अलग से भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो U4 क्या है डियर, U4 विद प्लम बॉब, जो प्लम बॉब इसमें ऐड किया गया है, इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग। अभी सेंटरिंग क्या है, सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। सेंटरिंग के पर्पस के लिए द टेबल ओवर द पॉइंट, ठीक है ना, द टेबल ओवर द पॉइंट, मतलब कि जो टेबल का हमारा टेबल पर जो पॉइंट है, जो हमारा ग्राउंड स्टेशन का पॉइंट है, उसके ऊपर हमें अपना ये अपना प्लेन टेबल सेट करना है और उस स्टेशन पॉइंट को, ग्राउंड स्टेशन पॉइंट को हमें ट्रांसमिट करना है कहाँ, ओवर द पॉइंट, और स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल ओवर द पॉइंट, उसी उस स्टेशन के ऊपर जो है हमें, जहां पे हमने ग्राउंड ड्राइंग शीट सेट किया उस प्लेन टेबल पर, उसी को हमें उसको ट्रांसमिट करना है। प्लेन टेबल व्हेन द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ द दैट पॉइंट इज, जब प्लॉटेड पोजीशन उस पॉइंट की डियर, दैट पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन द शीट, दैट पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन द शीट। अब ये हमारे लिए और हेल्पफुल हो जाता है कि जब वो पॉइंट ऑलरेडी ड्राइंग शीट पर विजिबल है, ऑलरेडी ड्राइंग शीट पर प्लॉट, बस हमें U4 की मदद से उसको जस्ट लाई कराना है, एक वर्टिकल प्लेन में उसको हमें लाई कराना है डियर, ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन में हमें उसको लाई कराना, तो ये हमारे लिए बहुत मतलब जो है यूजफुल हो जाता है। ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क, या इवन शुरुआत में, वर्क के शुरू में, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट ऑन द शीट। कह रहे हैं कि इवन वर्क के स्टार्टिंग में भी, बिगिनिंग ऑफ द वर्क, इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग, ये यूज होता है ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, द ग्राउंड पॉइंट को ऑन द ड्राइंग शीट, ठीक है ना। कैसे ये क्लियर होगा, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका इमेज दिखाता हूँ, ये आपका इमेज है डियर, ठीक है। ये जो आप इमेज देख रहे जो मैंने बताया था आपको, ये इस तरह से यू शेप में होता है, और इसका जो एक एज है वो यहाँ पर, जो शार्प एज है, जो यहाँ पे पॉइंट है, उस वो यहाँ पर रखा जाता है, और जो जिसमें हुक देखिए बना हुआ है, जहाँ से देखिए प्लम बॉब सस्पेंड है, डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, वो जो है आपको दूसरे एंड में मिलेगा। और ये एंड जो है, जो नीचे यहाँ पे ट्राइपॉड होता है डियर, ट्राइपॉड होता है, उससे जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके बीचों में से ये सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए ये प्लेन टेबल है आपका, ये प्लेन टेबल आपको नजर आ रहा है, प्लेन टेबल, ठीक है ना। और ये देखिए उसकी अपर आर्म जिसकी मैं बात कर रहा था, उस U4 की, प्लम्बिंग फॉर की, ठीक है। और ये देखिए लोअर आर्म हो गई, जिसे
ठीक है, प्लम्बिंग फॉर्क जिसे बोल सकते हैं आप, लोअर आर्म हो गई उसकी। और ये देखिए प्लम बॉब, इसके देखिए हुक में देखिए यहाँ पर हुक का अरेंजमेंट है, और देखिए यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है प्लम बॉब को, वेरी सिंपल। और ये वो पॉइंट है जो ड्राइंग शीट पर प्लॉटेड है, अब जिसको हम लाई करा रहे हैं, जिसको हम एक वर्टिकल एक्सिस में दोनों पॉइंट्स को, ग्राउंड स्टेशन के पॉइंट को, जो मान लीजिए ग्राउंड स्टेशन का पॉइंट है, और जो हमारा ड्राइंग शीट का पॉइंट, उनको एक एक्सिस में, एक वर्टिकल एक्सिस में आप क्या करा रहे हो, लाई करा रहे हो, वेरी सिंपल। अब इसी क्रम में डियर, ये जो आप देख रहे हैं ना प्लम बॉब, देख रहे हैं ये प्लम बॉब, ठीक है, ये प्लम बॉब है। अब प्लम बॉब तो आपको पता है लट्टू के आकार का शेप में होता है, मेटेलिक होता है, और मेंबर्स का या वर्टिकल एक्सिस का, किसी भी मेंबर का वर्टिकलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। अगर कोई चीज सीधा अपने वर्टिकल पोजीशन में है या नहीं, उसको ये डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हमारे लिए बिना किसी इस तरह के डिवाइस, बिना किसी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की मदद के हमारे लिए डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि वर्टिकल प्लेन में वो मेंबर क्या अपने स्ट्रेट पथ में, अपने अलाइनमेंट में, अपने सीधे पथ पे लाई कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं टेढ़ा मेढ़ा तिरछा। क्योंकि अब देखिए आप सिविल इंजीनियर हैं, आपका वर्क है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना और डिज़ाइन का वर्क करना, सर्वेयर हैं, इंजीनियर हैं, तो उस केस में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो मेंबर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो अपना ट्रू वर्टिकल एक्सिस में, ट्रू अलाइनमेंट में लाई करना चाहिए, वरना बिल्डिंग बना दिया तिरछी देखेगी, दीवार तिरछी हो जाएगी। मिस्त्री जो मैशन होता है वो अगर आप नहीं समझ पाओगे, वो तिरछी दीवारें खड़ी कर देगा, बना देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपने देखा होगा इसे मैशन लोगों के पास, जो मिस्त्री होते हैं, राजगीर होते हैं, उनके पास ये अक्सर आपने देखा होगा, उनके पास लेवल ट्यूब होती है, ठीक है, वो लेवल ट्यूब, ये जो मैंने उसमें बताया था वो वाली लेवल ट्यूब नहीं, दूसरी होती है, उससे लेवल चेक करते हैं, दो बिंदुओं का तल अंतर चेक करते हैं, ठीक है। और ये आप प्लम्बॉब उनके पास देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे उनके पास उनके इक्विपमेंट आप देखेंगे। अब ये देखिए प्लम बॉब का दूसरा देखिए इमेज यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें भी देखिए डोरी बंधा हुआ। अब ये क्या होता है कि इसका जो ये नीचे वाला बॉटम का एज आप देख रहे हो डियर, ये बहुत शार्प होता है, बहुत नुकीला बनाया जाता है। नुकीला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसी एज का जो पॉइंट होता है ना, जिस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो लाइन वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और इसी के अलाइनमेंट में ये डोरी होती है, जो रेड कलर की आप डोरी देख रहे हैं ऊपर जा रही है, इसी का अलाइनमेंट लेता है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है हमें जब दीवार से सटा कर चेक करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस रखती हैं, तो वर्ड पैरेललिज्म में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दो, मैं आपके कमेंट का सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लियर है तब भी मुझे बता दीजिए, जिससे मैं इंश्योर हो जाऊं कि आपको आपका डाउट, आपका कन्फ्यूजन अब नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है डियर, अब इसी के साथ साथ आपने दो चीजें सीख ली, जो है एक तो आपने सीख लिया कि भाई यूफॉर क्या है, जिसे प्लम्बिंग फॉर बोलते हैं अपन लोग, और दूसरा आपने उसके साथ साथ प्लम बॉब का भी स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर, जो ड्राइंग शीट कवर होता है ना, जो ड्राइंग शीट कवर होता है या ड्राइंग शीट, ठीक है ना, ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट कवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अभी क्या है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण, खराब मौसम के कारण, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण क्या होता है कि मैप जो हमारा जो ड्राइंग शीट है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक, उस पर बेस मैंने न्यूमेरिकल भी आपको स्टार्टिंग में जब मैं श्रिंकेज ऑफ द मैप पढ़ा रहा था, श्रिंकेज स्केल वगैरह, ठीक है, और रिड्यूस रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर वगैरह पढ़ा रहा था, तो उस समय आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस ड्राइंग शीट का क्या है कि वो मौसम के प्रभाव के कारण, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण वो श्रिंकेज हो जाता है, उसमें एक्सपेंशन भी हो जाता है, तो मैप अपना ओरिजिनल लेंथ से डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो उस केस में डियर जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो आप जो ड्राइंग शीट के लिए जो मैप बनाने का जो पेपर यूज़ करो वो अच्छा होना चाहिए, है ना। तो वाटर प्रूफ कवर आते हैं, अब तो एल्यूमिनियम के लेयर्स आते हैं, फाइबर ग्लासेस के जो है फाइबर कोटेड ड्राइंग शीट आती हैं, वाटर प्रूफ कवर आते हैं, एल्यूमिनियम की परत चढ़े हुए ड्राइंग शीट्स के कवर आते हैं। तो ये बहुत मतलब अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे ड्राइंग शीट पर जो है अच्छा सा हमें इमेज मिलता है, अच्छा सा मैप मिलता है, और इसी के साथ साथ जो है उसमें एरर्स बहुत काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर होगा। देखिए ये क्या है, वाटर प्रूफ कवर, ठीक है ना। वाटर प्रूफ कवर में देखिए एन अम्ब्रेला इज यूज टू प्रोटेक्ट द ड्राइंग शीट,
ड्राइंग पेपर फ्रॉम रेन। अब जैसा कि अभी मैंने आपके साथ प्लेन टेबल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मींस मीन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पर अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है इस पर, ठीक है। तो उस केस में अभी फिलहाल, लेकिन हाँ इतना है कि क्योंकि ये इसमें लाइट वेटेड इंस्ट्रूमेंट, सेपरेट इंस्ट्रूमेंट, छोटी छोटी असेंबली, छोटी छोटी एसेसरीज यूज होती हैं, तो ये पोर्टेबल है, एक जगह दूसरी जगह ले जा सकता है। लेकिन 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 बारिश के मौसम में, खराब मौसम में हम प्लेन टेबल नहीं कर पाते, ये एक प्रॉब्लम है प्लेन टेबल सर्विंग में, ठीक है। या खराब मौसम में तो वैसे कोई भी आप सिविल वर्क जनरली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के केस में या रेनफॉल के केस में जनरली सिविल वर्क जानते ही हैं आप तो खुद ही सिविल इंजीनियर हैं, तो आप जानते हैं कि कोई वर्क हम नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस टाइम हम अपना क्या, हमारा जो वर्क है एटलीस्ट हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं, सम टाइम के लिए उसको हम रोक देते हैं, ठीक है। तो ख़राब मौसम में वर्क को अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छाता ले लीजिए, शुरू हो जाइए। और ये ड्राइंग शीट के पेपर्स वगैरह हैं अच्छी क्वालिटी के, आप ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ड्राइंग पेपर, वही जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। ड्राइंग पेपर इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द ग्राउंड डिटेल्स। अभी क्या है कि जैसा कि आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा कि भाई प्लेन टेबल सर्वेइंग हमारा एक ऐसा सर्विंग मेथड है, एक ऐसा लेखा चित्र विद्या ग्राफिकल मेथड है इन विच बोथ फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली, जिसमें हम क्षेत्रीय प्रेक्षण और फील्ड प्लॉटिंग यानी अंकन का कार्य दोनों साथ साथ करते हैं। इवन जबकि बल्कि चेन सर्विंग में आप क्या करते थे, मेजरमेंट घूम कर क्षेत्र में लेते थे, फिर उसको आप बैठ के ऑफिस में फिर मैपिंग का काम अलग से करना पड़ता था। इसमें झंझट नहीं है, इसमें ये बेनिफिट है कि भाई तुरंत हमने फील्ड में ऑब्जर्वेशन लिया और तुरंत वहीं पर हमने प्लॉटिंग का काम कर दिया, इससे कोई डिटेल इंपॉर्टेंट डिटेल भी छूटने का भी झंझट नहीं है। तो हम भी फ्री, मेंटली भी फ्री जो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उस मैपिंग को करने के लिए हमें वहीं पर उसका मैप बनाना पड़ेगा ना, तो मैप बनाने के लिए आपको ड्राइंग पेपर की जरूरत पड़ेगी। ड्राइंग पेपर वही मैंने जो बताया आपको, फाइबर कोटेड ड्राइंग शीट ले लीजिए, एल्यूमिनियम के शीट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं किसी एक्सटर्नल इफेक्ट से, किसी एनवायरमेंटल इफेक्ट से, तो उस केस में बहुत यूजफुल होते हैं, तो उनको आप ले लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर। अब हाँ देखिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर मैं आपके साथ थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ, जो कि बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर इसके मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। एडवांटेजेस भाई देखो क्या क्या है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबल एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी जो रह गए हैं उन पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। द प्लान इज ड्रॉ बाई द सर्वेयर हिमसेल्फ। जो प्लान ड्रॉ किया था वो सर्वेयर के द्वारा स्वयं ड्रॉ किया था, इससे पहली बात तो कंसेप्ट उसका क्लियर होता है। अब ये है कि भाई पूरा वर्क काम आपने किया, वर्क प्लॉटिंग कोई और करे तो क्या है कि अब जिसने वर्क किया उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, रियल प्रॉब्लम क्या है कहाँ, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा। लेकिन अब पता चला सारा मेजरमेंट आपने लिया, मैप कोई और बना रहा है, तो उससे क्या उस चीज़ को वो जज नहीं कर पाता है जो जिसको आप हैंड ओवर करते हो मैपिंग का वर्क। तो इसमें ये बेनिफिट है कि आप ही स्वयं मेजरमेंट ले रहे हो, आप ही स्वयं ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और आप ही प्लॉटिंग का काम, आप ही मैपिंग का काम कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इससे सर्वेइंग में एरर होने के चांसेस काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं, ओके। तो द सर्वे himself while the area to be surveyed is before his eyes, द प्लान इज ड्रॉ बाय द सर्वेयर हिमसेल्फ। जो प्लान है डियर वो खुद सर्वेयर के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, व्हाइल द एरिया टू बी सर्वेड इज बिफोर हिज आईज। और जो एरिया सर्वे किया जाता है वो स्वयं उसके आंखों द्वारा वो परीक्षण लेता है। Therefore there is no possibility of omitting। omitting का मतलब हुआ कि कोई एरर, कोई त्रुटि, कोई चीज मिस करना, कोई चीज, ठीक है। तो वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है हमारे पास, मतलब चीज़ें प्रॉपर वे में होने लगती हैं। द नेसेसरी मीजरमेंट्स, किसी मीजरमेंट में कोई आवश्यक माप नहीं छूटने पाती हमसे, कोई हमसे त्रुटि होने की संभावना ऐसी कोई नहीं रहती है, ठीक है। द सर्वेयर कैन कंपेयर
द प्लॉटेड वर्क, जो सर्वेयर है डियर वो कंपेयर कर सकता है प्लॉटेड वर्क को विद द एक्चुअल फीचर्स ऑफ द एरिया ना, क्योंकि जब हम फील्ड में खुद ही खड़े होकर हम सारे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, सारे मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हमारे लिए जज करना बहुत आसान हो जाता है कि चीज़ें, क्योंकि सामने आप देख रहे हो चीज़ों को, तो वहीं पर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहीं पर हम उसको ऑन द पेपर प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मतलब हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कि कैसे चीज़ें एक्चुअल फीचर से कैसे रिलेट कर रही हैं, ठीक है। और जब ऐसा हो जाएगा तो एरर्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। और भी देख रहे हैं ये सर्विंग हो रहा है, एडवांटेजेस पे मैं आवाज आ जाता हूँ फटाफट, देखिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इट इज सिंपल एंड चीपर देन द थियोडोलाइट सर्वे। पहली बात कि जितने सर्वेक्षण हैं उसमें ये भी एक सस्ता और टिकाऊ, कम समय में होने वाला और एक मतलब संतोषजनक परिणाम, एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देने वाला सर्वेक्षण है ये। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैंने आपको उस दिन बता ही दिया था कि बोथ फील्ड ऑब्जर्वेशन प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली, क्षेत्रीय प्रेक्षण और प्लॉटिंग अंकन का कार्य दोनों साथ साथ आपको मिल रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप, ये भी बताया था मैंने कि ये सुटेबल है आपका स्मॉल स्केल मैप्स के लिए ना, स्मॉल स्केल मैप्स, सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स, ठीक है ना, सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स, ओके ना। नो ग्रेड स्केल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी मैप, कोई बहुत विशेष आपको काबिलियत की ज़रूरत नहीं है, बहुत विशेष कला की ज़रूरत नहीं है टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी मैप, एक सेटिस्फैक्टरी मैप को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड वर्क, और वर्क करने के लिए मे बी इंटरेस्टेड टू अ सबऑर्डिनेट, ठीक है। और क्या बेनिफिट है, इट इज इट इज यूजफुल इन मैग्नेटिक एरियाज, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये बहुत यूजफुल है मैग्नेटिक एरियाज में जहां पर आप किन्हीं कारणों से कंपास सर्वेक्षण नहीं कर पा रहे हैं या फिर परिशुद्ध परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहां पर जहां पर जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था, जहां पर मैग्नेटिक कंपास सर्वेइंग रिलायबल नहीं होता है, वहां पर आपका ये प्लेन टेबल सर्वेइंग वेरी इफेक्टिव होता है, वेरी यूजफुल होता है। वेयर कंपास में नॉट बी यूज, जहां पे हम कंपास यूज नहीं कर सकते, द मिस्टेक्स इन राइटिंग फील्ड बुक्स आर एलिमिनेटेड, इवन जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं राइटिंग फील्ड नोट्स, नोटबुक्स, फील्ड बुक में नोट करते समय आर एलिमिनेटेड, वो स्वतः उनका निराश हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई कोई फील्ड मेजरमेंट हमें लेने की जरूरत नहीं, हम तुरंत मेजर कर रहे हैं, तुरंत उसको ड्राइंग शीट पे प्लॉट कर रहे हैं, तो अलग से आपको कोई फील्ड नोट, कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 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 फिर भी अपनी सहूलियत के लिए हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक प्रॉपर नोट्स उसकी अपने पास रखें, ठीक है। और जब तक हमारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हुआ तब तक हमारे जो स्टेशन मार्किंग कर रखा है हमने ग्राउंड में, एटलीस्ट उसको हम बनाए रखें, ठीक है ना, ओके। तो ये बेनिफिट है डियर जो है। और इसके बाद जो है ये हो जाता है आपका कि अब हम बातें आते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस के बाद आता है नेक्स्ट जो कि एडवांटेजेस। भाई डिसएडवांटेज पढ़ लिया, सॉरी एडवांटेजेस तो पढ़ लिया, डिसएडवांटेजेस भी तो जानना चाहिए, ठीक है, वो क्या होगा। तो अगर डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं डियर, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। डिसएडवांटेजेस मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, देखिए। इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क, सबसे पहली बात, अगर बहुत हाई प्रिसाइज वर्क आप कर रहे हैं तो वहां पर बहुत परिशुद्ध परिणाम की आप उम्मीद मत रखिए, ठीक है। एक सिंपल वे में, एक इजी वे में एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देने वाला ये सर्वेक्षण है, ना कि बहुत परिशुद्ध परिणाम देने वाला, ठीक है। इट इज नॉट सुटेबल इन मानसून, वही जो मैंने आपसे कहा, मानसून के दिनों में, बारिश के दिनों में, बैड वेदर कंडीशन में, एनवायरमेंटल इफेक्ट में, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में, ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इफेक्ट that may affect our surveying, affect our plane table surveying. Plane table surveying cannot be done, ठीक है। वैसे तो बैड वेदर कंडीशन में ज़्यादातर कोई भी सर्वेक्षण कार्य या कोई भी वर्क नहीं कर हो पाता है, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है, इसको मत सोचिएगा कि अलग से हो जाता है, ठीक है। इट इज़ इसेंशियली अ ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट है और क्षेत्र की स्थलाकृति को भी निर्धारित करता है, इस बताता है।
लेकिन कोई किसी रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में ये एलिवेशन नहीं डिटरमाइन करता ना, ठीक है। ड्यू टू हैवीनेस इट इज कन्वेनियंट टू ट्रांसपोर्ट डियर, बहुत भारी होने के कारण ये सॉरी ड्यू टू हैवीनेस, कई सारी असेंबलीज होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं होता है, मैंने तो यूज़ किया है, आप भी फील्ड में आपने भी प्रैक्टिकल किया होगा, लेकिन अगर एक बंदे की बात की जाए तो उसके लिए हैवी ही कहा जाएगा। इट इज़ इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट, तो लाने ले जाने में बहुत सारी असेंबली, बहुत सारी एसेसरी होती है भाई, स्पिरिट लेवल है आपका, प्लेन टेबल है, ट्राइपॉड है, रेंजिंग रॉड है, टेप है, दुनिया भर की चीज़ें, आप अकेला आदमी कैसे ले जाएगा। Since there are so many accessories, there is likelihood of them being lost, तो बहुत सारी एसेसरी तो छोटी छोटी, अब क्या है कि उनका ध्यान भी तो रखना पड़ता है, वरना खो जाएगा तो कौन देगा, आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो इसलिए ये ज़रूरी जाता है कि भाई चीज़ें के खोने का डर रहता है, तो चीज़ों को हमें बहुत प्रॉपर केयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी देखते हैं कुछ और बचा होता तो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे मतलब जो है बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है, बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन ये प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं, देखिए इनका जज्बा, देखिए इनका हौसला, देखिए कितनी हिम्मत है इनके अंदर, जो है मतलब इतना बर्फबारी का पूरा बर्फों का पहाड़ पूरा बना हुआ है, लेकिन देखिए वाह, प्लेन टेबल सर्विंग कर रहे हैं, क्या जज्बा है, क्या हौसला है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। आपने अभी तक चेन सर्विंग का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, लेवलिंग का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, और वो सब मैंने भी पढ़ाया होगा और मेरे मुंह से आपने सुना भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेन टेबल सर्वे भी एक प्रिंसिपल पर काम करता है, और ये भी पूछा जाता है स्पेशली फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। द प्रिंसिपल, अब बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग ना। प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग की अगर मैं बात करूँ डियर, तो जो प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग वो पैरेललिज्म के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये बात सही है कि हम इसको ट्रायंगल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, और वेल कंडीशन ट्रायंगल हमें प्रेफर करना है ना, ठीक है। अगर जहां पर भी सर्वेइंग में ट्रायंगल की बात होगी तो हमारा पहली प्रायोरिटी होगी वेल कंडीशन ट्रायंगल, और वेल कंडीशन ट्रायंगल तो मैंने आपको बता ही रखा है, 30 द ट्रायंगल ऑफ विच ईच एंगल शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट मोर देन 180 डिग्री, ओके। The angle should lie between 30 degree and 120 degree is called a well conditioned triangle, ओके ना। तो ये पैरेललिज्म पे के थ्योरम पर काम करता है, पैरेललिज्म के प्रिंसिपल पर काम करता है, ये कंसेप्ट और आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं इसके मेथड्स आपको बताने लगूंगा, एक्सप्लेन करने लगूंगा, तब इसके मेथड्स और आपको क्लियर हो जाएंगे, तब मेरी बातें और आप तक करीब तक पहुंचेंगी, किस क्या प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग इज पैरेललिज्म ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी एक पॉइंट पे ना ये पूरा प्लेन टेबल सर्वे बेस्ड है, इस बात को जान लीजिए आप, इसी एक पॉइंट पर पूरा प्लेन टेबल सर्वे बेस्ड है। प्लेन टेबल सर्वे हमारा समांतरण के सिद्धांत पर, पैरेललिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। पैरेललिज्म का मीन्स ये होता है कि जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमारा ये प्लेन टेबल है, अब प्लेन टेबल अपने ग्राउंड पर सेट किया तो हमारा जो प्लेन टेबल का जो सेक्शन होगा, ये मतलब जो हॉरिजॉन्टल साइड एज देखेंगे वो इस तरह से होगा, और हमारा जो अर्थ है तो ये इसके पैरेलल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लेन टेबल हमारा ऐसे चला जाए, ठीक है, और ऐसे ये हमारा अर्थ पास होने लगे, ठीक है। तो इनके बीच एंगल हमेशा 0 डिग्री का रहना चाहिए ना, 0 डिग्री एंगल, हमेशा 0 डिग्री। क्या ये 0 डिग्री एंगल लाई कर रहा है? नहीं, ये कभी आगे आगे जाते 10 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहता है, मतलब प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल कहता है कि प्लेन टेबल पर जितनी लाइनें आप खींचोगे वो लाइनें पृथ्वी की सतह के समांतर होनी चाहिए, ठीक है, ओके। और पृथ्वी की सतह आपको पता है डियर कर्व के फॉर्म में है,
तो समतल रेखा, समतल लेवल प्लेन भी एक कर्व शेप में माना गया। अगर हम पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ को इग्नोर करते, जैसा कि लेवलिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आई थिंक होगी नहीं, आपको समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट अपने पॉइंट पर आते हैं। प्रिंसिपल पे बात कर रहे थे हम लोग। प्रिंसिपल, ऑल द रेज ड्रॉ थ्रू वेरियस डिटेल्स। अभी जितनी भी रेज हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, ये जैसे मान लीजिए हम लोग का प्लेन टेबल है, अब इस पर जितनी भी रेज हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये ऐसे जैसे करेंगे ड्रॉ थ्रू वेरियस डिटेल्स शुड पास थ्रू द सर्वे स्टेशन। ये डिटेल्स लेते हुए हर स्टेशन पॉइंट से, डी ABCD, देख रहे हैं, ट्रावर्स बना डाला मैंने यहीं पर खड़े खड़े। तो द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल एट ईच स्टेशन, हर एक स्टेशन पर डियर जो पोजीशन होगी, द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल एट ईच स्टेशन, हर एक स्टेशन पर बी आइडेंटिकल ना, आइडेंटिकल होगी। एट ईच सर्वे स्टेशन द टेबल मस्ट बी ओरिएंटेड, और हर एक स्टेशन पर हमें अपना प्लेन टेबल ओरिएंट करना। ओरिएंटेड का मतलब होता है डियर, हिंदी में बोलते हैं इसको दिक स्थापित। दिक माने दिशा, स्थापित माने दिशा में स्थापित करना, मतलब सही दिशा में, करेक्ट वे में, करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट डायरेक्शन में सेटअप करना अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना प्लेन टेबल। क्योंकि यहाँ पे प्लेन टेबल यूज कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, प्लेन टेबल को सही दिशा में स्थापित करना। अब वो कैसे करना बताऊंगा मैं। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ ना, मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में, और कैसे कैसे किया जाता है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे हैं ना, ये प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग इन्होंने समझाने की कोशिश की है थोड़ा सा। ठीक, ये प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सॉरी प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग देखिए समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। ठीक है, ये जो लाइन से ये ग्राउंड लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, एंगल नहीं बनानी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपको पता चल गया कि भाई प्लेन टेबल सर्वे क्या है, प्लेन टेबल सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। इवन आपको ये भी पता चल गया कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। भले ही आपने अभी प्लेन टेबल सर्वे का कोई मेथड अप्लाई नहीं किया है, कोई मेथड नहीं सीखा है आपने, लेकिन जब अब सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, तो अब आपको ये भी जानना चाहिए कि अब प्लेन टेबल सर्वेक्षण से हम कोई मेथड करेंगे तो उसके पहले हमें अपने प्लेन टेबल को ऑन द ग्राउंड सेट कैसे किया था, जिसे बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल। अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कैसे करना है हमें फील्ड में, जब आप उसको सेटअप करना सीख जाओगे तभी ना उससे कोई ऑब्जर्वेशन ले पाओगे। सपोज दैट कोई भी आप चीज़ मार्केट से खरीद के लाते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उसका पहले जो उसके रिक्वायर्ड पोजीशन कंडीशन होती है, इंस्टॉल करना उसको, जो भी इसमें रिक्वायर्ड, सपोज दैट जैसे आपका कंप्यूटर हुआ, आपका मोबाइल हुआ, आपका कोई भी चीज़ हुआ इलेक्ट्रॉनिक, तो आप उसका सेटिंग पहले उसका इंस्टॉलेशन करते हो, जो प्रोसेस होता है, जो फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करते हो, तो उसके बाद उसको आप यूज़ कर हो ना, तब आप उस स्टेज में, उस कंडीशन में आते हो कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर पाए। तो उसी तरह से जब हमें अब इस इंस्ट्रूमेंट को, इस डिवाइस को यूज करना है, तो इसका सेटअप कैसे करना है ऑन द फील्ड, हमें इसको ग्राउंड पे कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके बाद हम जान पाएंगे कि भाई कैसे हमें इसको जो है, इससे कोई मेथड हमें उसका प्लेन टेबल का अडॉप्ट करना है, या कैसे हमें आगे वर्क करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दिस मेथड जनरली कंसिस्ट 3 स्टेप, और इस पर बड़ा डिस्प्यूट रहा है ना, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है, दिस इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, मेनी टाइम आस्क्ड, मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन डियर ना, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके कंपटीशन में, जेई में ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल, और इस पर हमेशा आप कंफ्यूज रहते हो, लेकिन आज मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन, मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन, ओके, मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन ना, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। तो जो सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल है डियर, मैं आपको बता दूं, जनरली ये हम फील्ड में उसको कैसे सेटअप करते हैं वो उससे रिलेट करता है, और ये बताता है
जनरली 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल। जनरली इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं प्लेन टेबल को सेटअप करने में। ऑन द ओवर द स्टेशन या ऑन द ग्राउंड हमें उसको सेटअप करने के जनरली 3 इसमें प्रोसीजर हैं। और अक्सर 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 बुक्स में आपको मिलेगा पहला पॉइंट सेंटरिंग, उसके बाद लेवलिंग मिलेगा, देन आपको ओरिएंटेशन मिलेगा। लेकिन 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 रियल कुछ और है डियर, ये आपसे फॉल्ट होती है, मिस्टेक होती है। पहला स्टेप हमेशा लेवलिंग करेंगे अपन लोग। ये करेक्ट ऑर्डर आपके एसएससी जेई में पूछा गया और कई एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। सेंटरिंग उसके बाद करना है अपन को, तब हम लोग करेंगे क्या, ओरिएंटेशन। कैसे करेंगे बताता हूं मैं आपको। एक्चुअली एक चीज इसको बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करना चाहता हूं कि सेंटरिंग और ओरिएंटेशन डियर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप सेंटरिंग करते हो तो हो सकता है ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, या आप जब सेंटरिंग करते हो उसके बाद लेवलिंग, या लेवलिंग करते हो तो सेंटरिंग करते हो उसके बाद हो सकता है कि आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, लेवलिंग डिस्टर्ब हो जाए, सेंटरिंग। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब एक स्टेप आप जब कंप्लीट करोगे दूसरा जैसे करोगे तो उसमें पहले पे थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट आता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। अब भले ही वो जरा सा है, थोड़ा सा इफेक्ट आए, लेकिन अभी सारी चीजें हम लोग मैनेज कर लेंगे ना, ठीक है। देखिए कैसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली 3 स्टेप्स हैं सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल में। फर्स्ट है लेवलिंग, सेकंड है सेंटरिंग एंड थर्ड इज ओरिएंटेशन ना। लेवलिंग जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेवलिंग का मतलब है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है डियर वो प्योर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करना चाहिए। ये कुछ लेवल ट्यूब्स है जो आपको सामने नजर आ रही है पिक्स में। आ गए हम लोग लेवलिंग एंड सेंटरिंग पे। अब देखिए पहला कंसेप्ट है कि जब भाई हम ग्राउंड स्टेशन में, ठीक है, जब हम फील्ड में डियर, ठीक है ना, जब आप ग्राउंड पे जो है प्लेन टेबल अपना सेट करने जा रहे हो, ठीक है ना, ये जैसे मान लीजिए ग्राउंड हो गया, तो अब ग्राउंड पे प्लेन टेबल अपना सेट करने जा रहे हो डियर, तो जो प्लेन टेबल है ना वो पूरी तरह से जो हमारी लेवल लाइन है, जो हमारी समतल रेखा है, जो हमारी पृथ्वी पर क्षैतिज रेखा है, उसके पैरेलल होना चाहिए ना, उसके पैरेलल। जैसे कि मैंने बताया ना लेवल होने का मतलब, तो उसके पैरेलल होना चाहिए। उसके पैरेलल के लिए अब क्या है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा प्लेन टेबल है, ये जरूरी है कि एकदम सीधा क्षैतिज प्लेन में लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तिरछा हो, कुछ इंक्लाइंड हो, कुछ डिक्लाइन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर कोई मतलब नहीं हमारे सर्वे करने का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्प्रिट लेवल होती है ना, जो स्प्रिट लेवल मैं आपको दिखा ही चुका हूं, बता भी चुका हूं, ठीक है। स्प्रिट लेवल को हम परस्पर इसके कॉर्नर्स पर समकोण दिशाओं में रखकर, लेकिन इसके पहले आप अंदाजे से, ये बात अलग है कि हम पहले लेवलिंग करेंगे फिर सेंटरिंग करेंगे, लेकिन अंदाजे से भी हम अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्राइपॉड्स की जो लेग्स है उनको आगे पीछे करके, उनको ऊपर नीचे सेट करके, बैठा करके, इसको हम ऐसा कर रहे हैं कि प्लेन समतल पर सेट करें जिससे सभी टांग्स बराबर हाइट पर हो और सबको सेम एंगल पर हमें डिक्लाइन करना अंदाजे से ना, क्योंकि एक्यूरेट तो करना लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हो आप ना। तो उससे करना, देखने में भी हमारा लगना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट हाँ भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, लेवल्ड है। अब उसके बाद जब फिर क्या करेंगे कि स्प्रिट लेवल को हम डियर, स्प्रिट लेवल को परस्पर समकोण दिशाओं में से चारों कॉर्नर पर रखकर चेक कर लेंगे। बबल सेंटर में होना चाहिए। अगर मान लीजिए बबल सेंटर से भाग रहा है तो हम क्या करेंगे, बबल किधर भागेगा, जिधर ऊंचान होगा जो है, ठीक है, जिधर ऊंचान होगा उधर से भाग, तो उस साइड को जो है, तो उसको हम उस साइड को एडजस्ट कर देंगे, उस लेग को एडजस्ट कर देंगे, तभी अपने सेंटर में आ जाएगा। तो इस चीज को करेंगे डियर। इस चीज को करने के बाद चारों कॉर्नर्स पर रखकर सेट कर लेंगे आप, और अपने कंफर्मेशन के लिए जो गोल वाली पेंसिल होती है ना, पेंसिल को हम इस पर फ्रीली छोड़ देंगे। फ्रीली छोड़ने के बाद क्या होगा कि जिधर ढाल होगा पेंसिल ऑटोमेटिक उधर लुढ़क जाएगी, तो उस साइड का लेग हम थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो तब यह इस तरह से आपका लेवलिंग कंप्लीट। अब लेवलिंग करने के बाद आप सेंटरिंग करोगे। सेंटरिंग आपका उस स्टेशन पॉइंट पर आपको करना है, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे का प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो रहे होंगे।
और अगर क्लियर हो रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात का एहसास ज़रूर कराइए, ठीक है, वरना मुझे लगेगा कि पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ का मुझे कम से कम आप जो है इसका फील कराइए, इस चीज़ को रियलाइज़ कराइए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस इज मस्ट ना। टेलीग्राम चैनल तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस आपने कर ही दिया होगा, लाइक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसी बात को, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।